आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, हम इसको पहले भी कर चुके हैं। हमने ये लास्ट ईयर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जब हमने की थी तब इस सब को हम वहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, तो एज अ रिविजन हम यहाँ इसको फिर से करेंगे, पर डिफरेंट सिर्फ इतना ही आएगा आपका इसमें कि आपका जो लिखने का तरीका है, कोडिंग करने का तरीका है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो फंक्शन आपका रहता है स्टेटमेंट्स का वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स दैट अफेक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ सम लॉजिकल कंपैरिजन। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर आपकी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट होती है जो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, और जो आपका आउटकम होता है उस प्रोग्राम का वो किसी ना किसी लॉजिकल कंपैरिजन पे बेस्ड होता है आपका। ठीक है, PHP have two type of control structures that enable you to control the way your program run। तो PHP में हम दो तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं जिनकी मदद से आप अपने प्रोग्राम आपका जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से रन करेगा उसका आप तरीका कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मीन्स आप अपने हिसाब से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कौन कौन से हमारी स्टेटमेंट्स होती है PHP में? फर्स्ट है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट, या फिर इसी को हम डिसीजन स्टेटमेंट भी बोलते हैं या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड है लूपिंग या फिर इटरेटिव स्टेटमेंट या फिर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट हम करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर डिसीजन स्ट्रक्चर्स। तो डिसीजन स्ट्रक्चर्स क्या हैं आपके? दीज स्ट्रक्चर्स एनेबल द प्रोग्राम टू मेक डिसीजंस ऑन हाउ इट विल ऑपरेट बेस्ड ऑन द टेस्ट कंडीशन। तो डिसीजन स्ट्रक्चर्स में क्या है? डिसीजन स्ट्रक्चर्स की मदद से आप अपने प्रोग्राम को इस तरीके से बना सकते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो डिसाइड कर सकता है कि किस तरीके से उसने काम करना है। ठीक है, और जो ये डिसीजन है वो किस पे बेस्ड होता है? टेस्ट कंडीशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, दैट इज these are used to select or decide the set of statements to be executed under certain conditions। ठीक है, जैसे मतलब कि इन स्ट्रक्चर्स का जो डिसीजन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके पास जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दी है, ठीक है, उसमें से आप डिसाइड कर सको या सिलेक्ट कर सको कि कौन सी सेट ऑफ स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होनी है। ठीक है, और वो कौन सी पर्टिकुलर कंडीशंस पे आपकी वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जहाँ पे आपके प्रोग्राम में आपने कुछ ऐसी कंडीशन यूज़ की है जिनके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा कि कौन सिलेक्शन होगा, या फिर आपने कोई डिसीजन लेना है, आपके कंडीशन ने या आपके प्रोग्राम ने ये डिसाइड करना है कि कौन सी सेट ऑफ स्टेटमेंट को आगे एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, तो ये डिसीजन स्ट्रक्चर्स आपके यूज़ होते हैं ऐसी कंडीशंस पे। तो कौन कौन से डिसीजन स्ट्रक्चर्स हैं आपके? द वेरियस डिसीजन स्ट्रक्चर्स आर इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। तो ये चार तरीके के डिसीजन स्ट्रक्चर्स हम PHP में करेंगे। एक एक करके हम इनको कंप्लीटली यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे आपकी काम करती है डिसीजन स्ट्रक्चर्स या डिसीजन स्टेटमेंट सारी की सारी। तो फर्स्ट आपकी है इफ स्टेटमेंट। तो ये सबसे सिंपल स्टेटमेंट है आपकी। The if statement is used to execute one or more lines of code based on a condition। तो इफ स्टेटमेंट आपकी तब इस्तेमाल की जाती है जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा लाइन का कोड होता है। ठीक है, और वो किसी न किसी कंडीशन पे ही बेस्ड होगा उसका आउटकम या फिर उसका रिजल्ट। ठीक है, कि कौन सी जो स्टेटमेंट आपकी है, जो कोड है आपका,
उसका जो रिज़ल्ट आना है वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। तो इफ़ स्टेटमेंट आपकी ऐसे ऐसे कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ऐसी सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा लाइन का ही कोड होता है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। अब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या करेगी, जो आपका स्टेटमेंट का एक पूरा ब्लॉक होगा, ठीक है, मीन जो आपकी कोडिंग स्टेटमेंट होगी या फिर एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट होगी, ठीक है, वो उस पूरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगी और वो डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन पे कि आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास जो कंडीशन दी है अगर वो ट्रू है तब आपका स्टेटमेंट जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका है यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट को, द सिंटेक्स इज़ इफ़, ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है, एंड कंडीशन, इफ़ के बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू हुई तो ये जो कोड होगा यहाँ पे, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो आपने इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा होगा वो स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो ये सिंटेक्स क्या करेगा, PHP इवेलुएट्स द कंडीशन, जो आपकी PHP लैंग्वेज है वो सबसे पहले इस कंडीशन को इवेलुएट करेगी, एंड इफ़ इट इज़ ट्रू, और अगर ये ट्रू है आपकी, तो द कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, तब जो कोड यहाँ पे इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा आपका, ठीक है। अब हम इसको एक प्रोग्राम करके यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि जो आपकी इफ़ स्टेटमेंट है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो राइट अ प्रोग्राम, ये हमारा जो प्रोग्राम है वो है राइट अ प्रोग्राम इन PHP टू चेक वेदर अ पर्सन इज़ अडल्ट और नॉट। हमने PHP में एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है, ठीक है, जिससे कि हमें किसी पर्सन की एज के बारे में पता चले, ठीक है, मीन्स कि हमें ये पता चले कि क्या वो पर्सन अडल्ट है या नहीं है, ठीक है। तो हमने एक ऐसा कोड तैयार करना है, तो कैसे करेंगे हम, कैसे हम लिखेंगे कोड को, तो कोड को लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या ओपन करना है, नोटपैड ओपन करना है, ठीक है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज अगर हम की कोडिंग कर रहे हैं तो हमें सिंपलेस्ट टेक्स्ट एडिटर की ही ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे सिंपलेस्ट टेक्स्ट एडिटर हमारे पास विंडोज़ में कौन सा होता है, नोटपैड, ठीक है। तो हम उसको ओपन करेंगे और हम अपना कोड टाइप करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, HTML, ठीक है, क्योंकि जो हमारी PHP लैंग्वेज है वो किसके अंदर एम्बेड होती है, HTML के साथ में, ठीक है। तो HTML, फिर बॉडी टैग, फिर हेडिंग टैग हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब इसके बाद हमारी ये स्क्रिप्ट, PHP स्क्रिप्ट यहाँ से शुरू हुई, ठीक है। हमने एज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें हमने वैल्यू दे दी 25, मीन्स हमने एज नाम के वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। कौन सी वैल्यूज़ को असाइन की है हमने, 25, ठीक है। तो ये हमने पहले ऑपरेटर में करा है, तो इक्वल साइन क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा, ठीक है, वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए वेरिएबल्स में। इफ़, अब हमारी ये स्टेटमेंट यहाँ लग गई, कौन सी, इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, मीन्स जो हमारी, हमने क्या पता करनी है यहाँ पे, एज करनी है, तो हमने एज अ वेरिएबल क्या लिया है, एज। तो एज अगर हमारी 18 से ज़्यादा है, देन कर्ली ब्रेसेस शुरू, इको क्या है, हमारी आउटपुट स्टेटमेंट है, मीन जो हमारे को रिजल्ट दिखाई देना है हमारे स्क्रीन पे, जो रिजल्ट हमें चाहिए वो हमें कौन सी स्टेटमेंट से मिलेगा, इको से, ठीक है। इको स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम अपने रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। यू आर एन अडल्ट नाउ। अब ये क्या है, हमारी कंडीशन, अगर हमारी एज जो है वो हमने एंटर की है एज 18 से ज़्यादा, तो हम क्या है, हमारे सामने रिजल्ट आएगा यू आर एन अडल्ट नाउ, ठीक है। ये क्लोज हो गया हमारा टैग और यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट क्लोज हो गई, ठीक है। ये हेडिंग हमने यूज़ की थी ऊपर, तो हेडिंग क्लोज कर दी, फिर बॉडी टैग क्लोज हो गया हमारा, और फिर HTML टैग हमने क्लोज कर दिया। तो ये हमारी पूरी कोडिंग हो गई। इस कोडिंग को करने के बाद हमने इसको सेव करना है .php एक्सटेंशन के साथ में,
ठीक है। उसके बाद हमने लोकल होस्ट रन करना है, लोकल होस्ट रन करके हम सर्वर पे हम ये कोडिंग को रन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा जो वैम्प सर्वर या एग्जाम सर्वर जो भी हम करेंगे वो भी हमारा रनिंग में ही होना चाहिए। ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, जो रिज़ल्ट हमारा आएगा एग्जीक्यूट हो गए प्रोग्राम को, वो क्या आएगा, यू आर एन अडल्ट नाउ। क्यों आएगा, क्योंकि हमने एज को किससे इनिशियलाइज किया है, पहले 25 से। तो 25 क्या है, 18 से बड़ा है। ठीक है, 18 से बड़ा है तो हमारी कंडीशन क्या है, जो अगर आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो एज है वो 18 से बड़ी है, तो ये क्या होगी, हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। ठीक है, ट्रू हुई और ये जो स्टेटमेंट है हमारी एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, तो ये हमारे सामने हमारा रिजल्ट आ गया कि यू आर एन अडल्ट नाउ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 25 के जगह पे हम 17 डालते हैं या फिर 16 डालते हैं तो हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, हमारे सामने यू आर एन अडल्ट नाउ डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो ये कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका इफ़ स्टेटमेंट का यूज़, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट में हमने सिर्फ एक लाइन या फिर एक लाइन का कोड जो हमारा था वो ही हमने एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इफ़ स्टेटमेंट होती है आपकी। अब नेक्स्ट है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, पहले थी सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट, अब क्या है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट कहाँ पे यूज़ होती है, द इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट वन और मोर लाइन्स ऑफ कोड बेस्ड ऑन अ कंडीशन। तो ये भी एक या एक से ज़्यादा लाइन का जब आपके पास कोई कोड प्रेजेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो कोड एग्जीक्यूट होगा आपका वो भी आपकी कंडीशन पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू एंड अनदर इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। अब यहाँ पे आपके दो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, अगर पहला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपका तब रन होगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, इन केस आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका जो दूसरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ऐसा पहले वाली स्टेटमेंट में नहीं था। ठीक है, पहले वाली स्टेटमेंट में क्या था, अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तभी आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज अगर आपकी फॉल्स होती है कंडीशन तो आपकी स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो सिंटेक्स कैसा है इसका, द सिंटेक्स इज इफ कंडीशन कर्ली ब्रेसेस शुरू कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे वो कोड होगा जो तब एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, एल्स, इसके अलावा तो एल्स पोर्शन में क्या होगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज फॉल्स। मान लो ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो आपका कौन सा वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, जो एल्स स्टेटमेंट के साथ में आपने लिखा है। ठीक है, इसी को हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे इलेबोरेट करेंगे। राइट अ प्रोग्राम इन PHP टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। हमने एक प्रोग्राम बनाना है PHP में और चेक करना है कि जो हमने नंबर एंटर किया है क्या वो इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। ठीक है, तो इवन और ऑड नंबर तो आप समझते ही हो। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, शुरू हम किससे करेंगे, HTML से, फिर बॉडी टैग यूज़ किया, H1 हेडिंग टैग हमने यूज़ कर लिया। नहीं भी करना है ये टैग यूज़ तो आपकी मर्ज़ी है, हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा अट्रैक्टिव या फिर हाईलाइट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी PHP स्क्रिप्ट ये शुरू हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब फर्स्ट वेरिएबल हमने यूज़ किया x और उसको वैल्यू हमने दे दी 25। ठीक है, अब हमारी कंडीशन क्या है, x mod 2 इक्वल्स टू 0 मीन्स अगर हम x को मॉड्यूलस बाय 2 मीन्स अगर हम x को 2 से डिवाइड कर रहे हैं और हमारे पास शेष बच रहा है 0। ठीक है, तो हमारी जो
नंबर है वो क्या होगा, इवन नंबर। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, तो अगर हमारे पास शेष 0 बचता है तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर। एल्स क्या होगा, ऑड नंबर। अगर हमारे पास 0 के बजाय एक शेष बच रहा है या फिर 2 शेष बच रहा है, कुछ और शेष बच रहा है 0 के बजाय, तो हमारा जो नंबर है वो क्या होगा, ऑड नंबर। ठीक है, तो इसके बाद हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे बंद हुई। ये मैंने साइड में लिख दिया है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे पेज में जगह नहीं बची थी, तो मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है। ये स्क्रिप्ट हमारी यहाँ पे क्लोज हो गई। ये H1 हेडिंग टैग क्लोज हो गया, बॉडी टैग क्लोज हो गया और HTML टैग क्लोज हो गया। तो ये हमारी कोडिंग हो गई। इसके बाद आप प्रोग्राम सेव करेंगे एंड लोकल होस्ट पे इसको आप रन करोगे। ठीक है, तो इसको रन करने के बाद आपके पास क्या होगा, अगर आप अब आपका नंबर क्या है, एक्स में आपने क्या वैल्यू दी है, 25 दी है। ठीक है, इसको आप 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो क्या बच गया आपके पास, शेष 1 बच गया। अब हमारी कंडीशन क्या है, हमारे पास शेष कितना बचना चाहिए, 0, तब वो इवन नंबर होगा। ठीक है, अब शेष हमारे पास क्या बच रहा है, 1 बच रहा है ना, तो ऑब्वियसली हमारा कौन सा नंबर है, 25 ऑड नंबर है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ऑड नंबर। ठीक है, तो ये था आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अगर आप 25 की जगह पे यहाँ पे आपने कोई और वैल्यू दी होती, मान लो आपने 20 दिया होता, ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करने पर आपके पास जो रिमाइंडर है वो कितना बचता, 0 बचता। ठीक है, 0 बचता, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या होना था, इवन नंबर। तो ये है आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम या कोडिंग। ठीक है, कि किस तरीके से आपकी इफ़ एल्स स्टेटमेंट काम करती है। ठीक है, तो आज हम इतने ही, ये 2 ही स्टेटमेंट हम करेंगे। आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझ लो और डिसीजन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसको अच्छे से समझ लो। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी की जितनी भी स्टेटमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।